कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया। भारत के आम चुनाव 2024 के दूसरे चरण के वोटिंग में अब कुछ ही दिन शेष हैं। पहले चरण के वोटिंग परसेंटेज में गिरावट का विश्लेषण हर पार्टी अपने अपने तरीके से कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से चुनावी सभाओं में मुस्लिम लीग और मुसलमानों की चर्चा की है और कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी हमलावर है और आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं पीयूष रंजन झा और आप देख रहे हैं बिहार इंडिया पर पॉलिटिकल प्रसंग। प्रधानमंत्री की मुसलमानों पर और कांग्रेस पर टिप्पणी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं नागालैंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर दीपक भास्कर जी। डॉक्टर दीपक भास्कर जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद पीयूष जी। सर, आपने प्रधानमंत्री मोदी का बयान सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो है घुसपैठियों को, ज्यादा बच्चे वालों को आपकी संपत्ति दे देगी। साथ ही साथ उन्होंने ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं कि महिलाओं के सोने का रिकॉर्ड गिना जाएगा और उसको भी बांट दिया जाएगा एक तरह से अल्पसंख्यकों के बीच में। आप इस बयान को कैसे देखते हैं, जबकि भारत का आम चुनाव चल रहा है, पूरे दुनिया की नजर भारत के या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के महापर्व पर पड़ी हुई है। इस दरमियान में इस तरह का बयान देना प्रधानमंत्री का, मोदी का, आप इस इलेक्शन को और इस बयान को इस इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखते हैं? पीयूष जी, आप एक ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब मेरे पास बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इन बयानों को कैसे देखते हैं। मैं कह रहा हूं कि ये कोई पहली बार ऐसा बयान होता प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा तो उस पर विश्लेषण भी होता। मैं तो शुरुआत से 2002 से लेकर अभी तक प्रधानमंत्री के अगर बयानों को ठीक से परखा जाए तो वो उनका यही मोदी है ना। ऐसा नहीं है कि कोई जबान फिसल गई या ये राजनीतिक जो माहौल है अभी चुनाव का है तो इसमें वो बोल दिए। प्रधानमंत्री जी का ये कैरेक्टर है, ये चरित्र है, है उनका। क्योंकि आप याद तो यही प्रधानमंत्री जी, यही प्रधानमंत्री जी कहे कि कुत्ता का बच्चा भी सड़क के किनारे रोड के एक गाड़ी के नीचे आ जाता है तो हमको तकलीफ होती है ना। वो मुसलमानों के रेफरेंस में था। यही प्रधानमंत्री जी कहने वाले हैं कि शमशान और कब्रिस्तान जो है की बात। यही प्रधानमंत्री कहने वाले हैं डीएनए, बिहार का डीएनए ही खराब है, ये बात। मतलब ऐसे फेहरिस्त इतनी लंबी है जिसका जवाब नहीं है। तो इसीलिए मैं इस बयानों को सीरियसली नहीं लेता हूं कि मान लीजिए किसी आदमी का जब चरित्र ही वैसा है, उसका कैरेक्टर ही वैसा है, तो उस पर क्या ही बहस की जा सकती है। लेकिन चूंकि वो प्रधानमंत्री हैं, है ना, तो वो झूठ बोले तब भी और गलत बोले तब भी हमको उन पर सीरियसली तो लेना ही पड़ेगा, हमारी मजबूरी है ना। तो अब आते हैं आपके सवाल पर। ये बयान असल में मोदी जी के, हमको, मतलब आप हमको राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, इतना बड़ा आदमी तो मैं नहीं हूं, लेकिन मैं ये कहूंगा जो मेरी समझ है ना, मुझे लगता है कि जब हताशा में आदमी जाता है तो इस तरह की जो है ना बातें उनके मुंह से निकल, वो बेसिक पॉलिटिक्स पर अपना चला जाता है। मैं शुरुआत से, पीयूष जी आपसे भी कई बार बात हुई है, मैं शुरू से कह रहा हूं कि अंत में ये चुनाव 1-2 फेज निकलते मैं तो सोचा था 1-2 फेज के बाद ये सारी बातें आएंगी कि 2 करोड़ का गर्लफ्रेंड बोला जाएगा, तो जो है रेनकोट में नहाने वाली बात करी जाएगी, हिंदू मुसलमान, ये सब 2-3 फेज के बाद आनी थी। लेकिन हमको जरा सी भी आवाज नहीं रहा कि पहले फेज से ही शुरू हो जाएगा।
है ना। पहला फेज का चुनाव के दौरान भी उन्होंने जितनी बारी बातें की हैं मुसलमान हिंदू को लेकर के, मैं तो ये नहीं समझ में पा रहा था पीयूष जी, बड़ा गौर करने वाली बात है। आपने सही कहा कि पूरी दुनिया की नजर भारत के चुनाव पर है। आप सोचिए, पूरा दुनिया में अगर भारत का डंका पीटा है तो ये कौन सा डंका पिटवा रहे हैं आप? क्या दुनिया में, ये तो नूपुर शर्मा जी का जो याद होगा आपको बयान, है ना, किसी टीवी डिबेट में, उससे भी साफ गोई के साथ जो है इन्होंने बात की है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी को, चलिए ठीक है भाई, चुनाव जीतना या हारना ये तो बहुत अलग बात होती है, लेकिन आप 10 साल प्रधानमंत्री रहे हैं, आप मस्जिदों में जाकर रोटी बेलते हैं, आप जो है जाकर के, है ना, ये कुरान की आयतें पढ़ते हैं, और तब जाकर के आप कहते हैं कि ज्यादा बच्चे वालों को जो है मंगलसूत्र बेच करके पैसा दे देगा। मैं तो सच कह रहा हूं कि मतलब ये बहुत आश्चर्यचकित होने वाली बात है, और ये हताशा नजर आ रही है मुझे कि शायद बीजेपी बैकफुट पर खेल रही है। और आज तो कम से कम इस चुनाव में तो मुझे यही लग रहा है कि एजेंडा पॉलिटिक्स का, लोकसभा 2024 का पॉलिटिकल एजेंडा जो है, जिसको आपका प्रोग्राम, जिसका एक पॉलिटिकल प्रसंग जिसको बोलते हैं आप, है ना, वो प्रसंग तो इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने सेट किया है ना। और प्रसंग पॉलिटिकल प्रसंग उन्होंने सेट किया है। और राजनीति में यही होता है पीयूष जी कि अगर जो पॉलिटिकल एजेंडा सेट करेगा वही चुनाव जीतेगा। तो अभी भारत में लगातार इंडिया ब्लॉक की पार्टियां ये पेनिट्रेट करने में, जनता के बीच ले जाने में कामयाब होती दिख रही हैं कि इस देश का चुनाव 2024 का चुनाव दो महत्वपूर्ण जनता से जुड़े हुए मुद्दे पर लड़ा जा रहा है ना। इसीलिए अगर मैं देख रहा हूं कि कोई भी पत्रकार अगर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव या तमाम लोगों से सवाल पूछते हैं तो वो कहते हैं कि क्या ये देश का मुद्दा है कि कंगना रनौत ने आपके बारे में क्या बोला, मेरे बारे में क्या बोला? उनको बोलने दीजिए। देश का मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है। मतलब यह है कि इंडिया ब्लॉक एकदम स्टिक है मुद्दों पर, जनता से जुड़े हुए, युवाओं से जुड़े हुए मुद्दों पर। और आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी इस बार के चुनाव में अभी तक कोई पॉलिटिकल नैरेटिव, है ना, सेट नहीं कर पा रहे हैं। कोई ऐसी मेगा स्कीम जो है वो इस बार चुनाव में लेकर आ नहीं पा रहे हैं। जो यूजुअली वो करते थे कि 2019 का चुनाव देखें तो एक मेगा स्कीम था कि हम उज्ज्वला स्कीम लेके आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास को प्लस कर रहे हैं, प्लस योजना चला रहे हैं, तो हम जो है मुद्रा योजना ला रहे हैं, हम तमाम योजनाएं, 23 स्कीम थी 2019 में जिसको लेकर ये चुनाव में घुसे थे, है ना। आज के डेट में एक बात, जो छोटी सी बात थी पीयूष जी, की मैनिफेस्टो में इतना ही लिख दिया जाता कि भारत सरकार, हमारी सरकार जब बनेगी तो हम मजदूरों के न्यूनतम जो उनकी मजदूरी है ना, उसको हम बढ़ोतरी करेंगे। ये लिख देना कि किया जाएगा, कोई कॉन्क्रीट नंबर नहीं लिखा गया। सर, कांग्रेस ने इसको 400 रुपया मनरेगा की मजदूरी करने का स्पष्ट रूप से अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, और इसको मिनिमम मजदूरी को भी इसके बराबर करने के बारे में लिखा गया है, स्पष्ट लिखा है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में। नहीं, बिल्कुल वही कह रहा है ना कांग्रेस का, वही मैं कह रहा हूँ कि भाजपा का मैनिफेस्टो पढ़ करके मतलब उसमें कुछ भी ऐसा कॉन्क्रीट नैरेटिव नहीं है, स्कीम नहीं है कि मैं लेके आ रहा हूँ ये स्कीम। आप 15 लाख बोले, आपका जुमला था, है ना, आप ही ने बोला, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप ही ने कहा कि वो जुमला था। लेकिन अभी जो कॉन्क्रीटाइज स्कीम है, जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो में पढ़ के देखा हूं, हम लोग विश्लेषण भी किए हैं एक बार उस पर, तो उसमें बड़ा क्लैरिटी है कि हम 1 लाख रुपए, 8,500 रुपया महीना हर गरीब परिवार की महिलाओं को देंगे। ये स्कीम है। तो ना पॉलिटिकल नैरेटिव है मोदी जी के पास, ना कोई बड़ा स्कीम है। और तीसरा जो मुद्दा है, आपको लगता है कि विजन भी अब धुंधला पड़ता जा रहा है? वही कह रहा हूं कि आपने तीसरा जो मुद्दा है कि मोदी जी का अपना जो लेवियाथन जैसा जो उनका इमेज है ना, वो इमेज खुद अपने आप में डेंट करता गया है। अगर देखिए भारत में ना
100 आदमी क्या बोलता है वो महत्वपूर्ण नहीं रखता है। मुझे तो लोकतंत्र में एक एक आदमी की विचार, उनका विमर्श, उनका सोच, उनकी बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ना। क्योंकि ये देश लोकतंत्र अगर चला रहा है ना, और लोकतंत्र इसको चला रहा है, दोनों ही बातें अगर हो रही है, वन मैन वन वोट का अगर कॉन्सेप्ट पे देश चल रहा है, तो एक एक आदमी की बातों का महत्व है। कई लोगों को मैंने बहुत क्लैरिटी के साथ बोलते हुए देखा है कि मोदी जी का क्या है, वो तो कुछ बोल सकते हैं, है ना, वैसे बोलते रहते हैं, वो भाषण देते रहते हैं। एक महिला का, लड़की का वीडियो आया कि मोदी जी खाली भाषण, रो रही है, फपक रही है, बड़ा दर्दनाक वीडियो है। बट बहरहाल ठीक है ना। तो ना तीसरी बात रह गई है कि उस तरह का कोई ग्रैंड इमेज भी मोदी जी का नहीं रह गया। अब चौथी बात जो आपने कही कि विजन की, विजन जो है ना, वो सारा विजन आपने दे दिया। अब एक नया शिगुफा लेकर आए हैं कि विकसित भारत, है ना। 2047 में सारे विश्वविद्यालयों को, हमारे भी विश्वविद्यालय को, सभी विश्वविद्यालयों को, है ना, दे दिया गया है कि आप विकसित भारत पर जो है ना डिबेट कराइए, प्रोग्राम कराइए, ये कराइए, वो कराइए। तो विजन 2047 का जो है ये अपने आप में बहुत दूर है ना, तो बहुत दूर है। उसके रिगार्डिंग जो आपको काम करने हैं, उसको लेके एक नजदीक में एजेंडा सेट किया जाता है कि जनता उसको रीच कर जाए। यहाँ लोग बेसिक एमिनिटीज, मूलभूत सुविधाओं से जो है अभी तक उनको मिला नहीं है, और आप अगर उनको बड़ा सपना दिखाइएगा तो देख नहीं पाएगा। जी सर। तो ये जो स्टेटमेंट्स हो रहे हैं, ये स्टेटमेंट मतलब निहायत, है ना, निहायत शर्मनाक है। इसको किसी भी हालत में, मतलब एक भारत के प्रधानमंत्री नहीं, भारत का आम नागरिक भी प्रधानमंत्री को नहीं बोलना चाहिए। उनका पद है, तो क्या आम जनता को बोलना चाहिए? क्या आम जनता को मुसलमान के खिलाफ जहर उगलना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये राष्ट्र सभी का है पीयूष जी, सभी के खून से, पसीने से ये राष्ट्र बना है। इसीलिए आम जनता हो या प्रधानमंत्री हो, आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने से कुछ भी नहीं होगा, है ना। और किसी को भी नहीं करना चाहिए। ये कह देना कि मुसलमान की जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, एक दिन भारत पे कब्जा हो जाएगा, तो वो ये सब जो है ना, ये फालतू बातें। यूनिवर्सिटी वाली जानकारी भी खूब फैलाई जा रही है। हाँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली जानकारी भी खूब फैलाई जा रही है। वही कह रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं मुसलमान के बारे में जानते हैं? अच्छा, मैं एक बात और कहूँ पीयूष जी, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है इस बात से कि मैं, देखिए, अगर मुसलमान मेरा दोस्त है, मैं उसके घर में जाता हूँ, ईद, है ना, ईद बकरीद जो भी प्रोग्राम होता है ना, तो उसके बाद ना मेरे ऊपर ये बड़ा जिम्मेदारी हो जाता है कि यार, मतलब मैं ना, दोस्त है मेरा, पारिवारिक रिश्ता है, उनके वर्ग के बारे में हम ऐसा ना बोले। यहाँ मैं देखता हूँ कि मोदी जी बड़ा अनग्रेटफुल आदमी है जी। एक तरफ आप जाके रोटी बेल रहे हैं, दूसरे तरफ जो है आप जाकर के, है ना, दूसरे तरफ आप जाकर के आयत पढ़ रहे हैं कुरान का, तीसरे तरफ आकर के बोल रहे हैं कि मुसलमान। अच्छा, कौन बेचेगा? अगर बेचने की ही बात है तो बेचने का, इस देश की संपत्तियों को, पब्लिक सेक्टर यूनिट को अगर किसी सरकारों ने बेचा है तो वो भाजपा की ही सरकारों ने बेचना शुरू किया। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने नहीं बेचा, लेकिन आपने तो सेल लगा दिया। कांग्रेस तो थोड़ा बहुत करके बेच रही थी, आपने तो सेल ही लगा दिया, डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री बना दिया कि बेचना ही है। बेचने के लिए एक बाकायदा मिनिस्ट्री बन गई पीयूष जी। तो मैं ये कह रहा हूं, विनिवेश मंत्रालय बना, विनिवेश मंत्रालय, अरुण शौरी जी उनके मंत्री हुआ करते थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये चुनाव में ना, आपको याद होगा कि हम लोग बात कर रहे थे कि एक दो फेज के बाद जब संभलेगा नहीं, तब ये चुनाव में ये सब बातें आएंगी। लेकिन इस पे बातचीत की है सर, हमने बातचीत की है, पहले प्रोग्राम में बातचीत की थी, पहले ही आपने ये प्रेडिक्ट किया था। जो व्यूअर हैं वो जाके पिछला प्रोग्राम देखें, उनको ये बात लगी कि हम लोगों ने ये प्रेडिक्ट किया था कि एक दो फेज के बाद ये शुरू हो जाएगा। लेकिन पहले फेज से वही धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है ना। जगह जगह जाकर के ये बोला जा रहा है कि वोट देने से पहले जो है ये याद रखिएगा कि राम मंदिर किसने बनाया। तो क्या पीयूष जी, मैं आप ही से पूछूं, क्या राम मंदिर किसी सरकार ने बनाया है ना? अगर ये बनाया, इस पर भी हम लोग बात कर चुके हैं, तो अब कुछ बचा नहीं है खास, है ना। ये स्टेट मंगलसूत्र बेचने वाली बात जो है, कितनी शर्मनाक बात है कि, अच्छा एक बात बताइए, जब देश संकट में होता है तो यही देश है
जहां महिलाओं ने मंगल सूत्र तो छोड़िए, अपना सब कुछ दे दिया, है ना। अपने गले से गहने निकाल निकाल करके जो है इसी देश ने, है ना, 1962 की लड़ाई में जो है अपना दान दिया कि सरकारों को मदद मिलेगी। इसी आजादी की लड़ाई में गहने बेच, मंगल सूत्र बेच बेच के, अपने मंगल सूत्र क्या होता है, पति हस्बैंड का जो है रिफ्लेक्शन है ना। तो लोगों ने मंगल सूत्र तो छोड़िए, महिलाओं ने इस देश के लिए अपने पति को बोल दिया कि जा करके लड़ो और कुर्बान हो जाओ, मैं विधवा रहना पसंद करूंगी लेकिन गुलाम नहीं, है ना। है तो ये अगर आप उस पर्सपेक्टिव में भी देखें पीयूष जी, तो बड़ा इमोशनल बात है कि आप क्या बोल रहे हैं। और ज्यादा बच्चे हो जाए, ज्यादा बच्चे किसके हैं, ज्यादा बच्चे किसके हैं, ज्यादा बच्चों की बात आएगी ना पीयूष जी, तो दलित, पिछड़ा, आदिवासी सब उसमें बहुत जो है बच्चों वाली। एक बार हम तो कहते हैं कि बच्चों का ना काउंटिंग हो जाना चाहिए इस देश में, कि मुसलमान में कितना किसके पास बच्चा है और हिंदुस्तान में हिंदू जो जनसंख्या है उसके पास कितना बच्चा है, तब जाकर के समझ में आएगा। असलियत में बात यह है पीयूष जी, ऑन एन एवरेज 3 से 4 बच्चा किसके पास नहीं है गांव में जी। हमारे दो का नाम चला, उस नैरेटिव को होने में बहुत लगता है। सामाजिक परिवर्तन एक दिन में नहीं जाता। जी सर, आपकी आवाज थोड़ी कम हो रही। इसको कंक्लूड करते हुए सर आगे बढ़ेंगे हम लोग एक क्वेश्चन और पे। जी सर, आप एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के छात्र रहे हैं, हम लोग तो अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र में ही थे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया, उसके बाद से कांग्रेस के बड़े नेता हैं, ओवरसीज कांग्रेस के नेता हैं सैम पित्रोदा, उन्होंने एक्स पे अपना एक ट्वीट किया है और उन्होंने एक कंपाइलेशन जो है वो दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने किस तरीके से मोदी जी के बयानों को छापा है। मैं कुछ उदाहरण के साथ उन बयानों को आपके सामने लाता हूं। मैं उन बयानों को पहले आपको पढ़ के सुनाता हूं। टाइम मैगजीन ने लिखा है, मोडिफिकेशन ऑफ इंडिया इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। विल द आउटकम ऑफ इंडियाज इलेक्शन इंक्रीज इंटॉलरेंस। डॉचे विले जर्मनी के न्यूज़पेपर में ये छपा है। यहाँ कहा जा रहा है कि क्या इंडिया का जो इलेक्शन होगा उसका जो है आउटकम जो है असहिष्णुता को बढ़ाएगा। इंडियाज इलेक्शन फिक्सिंग ए विन बाय आउटलॉइंग डिसेंट डैमेजेज डेमोक्रेसी। ये यूके के गार्डियन ने लिखा है। इसी तरह का बयान है जिसमें हेट स्पीच के बारे में अल जजीरा हो, अन्य दुनिया के दूसरे देशों ने कई सारी रिपोर्ट्स है। राइटर का रिपोर्ट है सर, इंडिया कैन ग्रो फास्ट विद और विदाउट नरेंद्र मोदी। ये राइटर्स का रिपोर्ट है। मोदी इज मेकिंग इंडियाज इलेक्शन ऑल अबाउट हिमसेल्फ। ये ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट है। प्रोग्रेसिव साउथ इज रिजेक्टिंग मोदी। ये ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट है। और भी रिपोर्ट्स जो हैं ये आए हुए हैं। फाइनेंशियल टाइम का एक रिपोर्ट है, द मदर ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट इन गुड शेप। ये फाइनेंशियल टाइम्स लिखता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिख दिया कि मोदी टेम्पल्स ऑफ लाइज, मोदीज टेम्पल्स ऑफ लाइज, मोदी का झूठ का मंदिर। ये छापा है न्यूयॉर्क टाइम्स ने। और इसके साथ साथ ये पूरी जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, हेट स्पीच हो रहे हैं, उसको लेके पूरी दुनिया के अखबारों में, मीडिया में चर्चा है। और अभी का जो हेट स्पीच वाला जो बयान है, इसको सारे दुनिया के मीडिया ने बड़ी ही प्रमुखता से छापा है। मोदी जी अपने ही चुनावी सभाओं में बिहार में भी बोल चुके हैं कि पूरी दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है। आपने भी अपने पिछले सवाल में ये कहा, जिक्र किया कि मोदी जी का डंका कैसे बज रहा है। इन अखबार के रिपोर्टों को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जिस तरीके से भारत को कवर कर रहा है, इस चुनाव को कवर कर रहा है, और मैंने कुछ हेडलाइंस आपको पढ़ के सुनाए, क्या सच में मोदी जी का डंका ऐसे ही बजना चाहिए और भारत का डंका ऐसे ही बजना चाहिए? आपको क्या लगता है सर? जी, डंका भारत का जब बज रहा था तब हम जो है ना आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा था, है ना। जब दुनिया दो हिस्से में बटी हुई थी, है ना, एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ जो है सोवियत रूस था, तब भारत का डंका बज रहा था। क्योंकि तब हम 147-50 देशों को लीड कर रहे थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से।
है ना। आज आज जो भारत का ये जो रिपोर्ट आपने पढ़ के सुनाई, अब इसमें तो बीजेपी का आईटी सेल आएगा, कहेगा देखिए विदेशी ताकतों ने मिल करके मोदी जी को हराने का प्लान बनाया है। यही विदेशी बीजेपी के आईटी सेल यही अखबार अगर मोदी जी के बारे में कुछ पॉजिटिव छाप दे तो उसको कहेगा कि देखिए डंका बज रहा है, देखिए विदेशों में डंका बज रहा है, लेकिन अभी कहेंगे कि ये विदेशी ताकतों का जो है षड्यंत्र है। तो इनका जो है ना, मैं क्या कर रहा हूं कि एक चीज और रिपोर्ट लिखनी चाहिए, मोदी इज एक्सपोज्ड, है ना। अब एक्सपोज हो चुके हैं, मतलब मुझे बड़ा आश्चर्यजनक होता है, मैं आश्चर्यचकित रहता हूं कि इतना एक्सपोज्ड आदमी है और फिर भी कितना कॉन्फिडेंट घूमता है। ठीक है, कितना एक्सपोज। अगर हेट स्पीच की बात है, अगर नुपुर शर्मा को पार्टी के प्राइमरी मेंबरशिप से हटाया गया था इन्हीं की सरकार के अंदर में, इन्हीं भाजपा ने हटाया, तो आज हेट स्पीच के आरोप में क्या मोदी जी को का प्राथमिक जो है सदस्यता वापस लिया जाएगा? सर इतना ही बात बोल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन चुप है सर, इलेक्शन कमीशन भी चुप है, कांग्रेस ने इसको लेके अपना दर्ज कराया है विरोध। पीयूष जी, कौन मुंह से आप जाएंगे यूनाइटेड अरब अमीरात? कौन मुंह से जाएंगे आप सऊदी अरबिया? कौन मुंह से जाएंगे आप, हमको ये बताइए। मिडिल ईस्ट के अंदर है ना, जो आप कह रहे हैं मुसलमान मुसलमान, तो वहां पर भी मुसलमान ही है, वो तो भारतीय मुसलमान है। और आप इसका जो है ना, मैं आज बड़ा आपके ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि भारतीय मुसलमान है जो चुपचाप इस बात को ना पी ले रहा है। दूसरे देश में लोग जो है ना बवाल काट जाते हैं, है ना, लेकिन हमारे भारत के मुसलमान को, अब देखिए क्या बात है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कभी इसको समझने का कोशिश करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। मेजॉरिटी को ना जबरदस्ती का कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है, हिंदुओं को जबरदस्ती का कॉन्फिडेंस देने की जरूरत तो थी नहीं, जबरदस्ती का कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है कि देखिए, है ना, मुसलमान नहीं रहेंगे ना तो आपका जीवन बड़ा अच्छा हो जाएगा, कल फिर मुसलमान चले जाएंगे तो फिर उसके बाद एक नया दुश्मन बनाया जाएगा। देखो जी, दलित लोग सारा नौकरी खा जा रहा है ना, इन्हीं लोगों के चलते परेशानी हो रही है, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रहा है, फिर दलित हटाया जाएगा, फिर कहेगी ओबीसी पॉपुलेशन, इन्हीं के चलते तुम प्रधानमंत्री नहीं बन पाते हो, है ना, चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाते हो क्योंकि उनका वोट ज्यादा है, तो उनको हटाया जाए। भाई ये रुकेगा नहीं, ये जो कॉमन एनिमीज बनाने की कोशिश की जा रही है ये बहुत डेंजरस है, और चुनाव को चुनाव रहने दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, मोदी जी का नाम भी एम से है, इनको एम से इतना प्रेम है, मुसलमान, मटन, मुर्गा, मछली, मंगलसूत्र, है ना, इन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगा। भारत का युवा कह रहा है अग्निवीर योजना, भारत का युवा कह रहा है भाई हमारा नौकरी नहीं मिला, 10 साल में 2 बार वैकेंसी नहीं आया बढ़िया से एसएससी का, है ना, भारत का युवा कह रहा है कि भाई नौकरी किधर है, सरकारी छोड़ो प्राइवेट ही दे दो। प्राइवेट सेक्टर में कोविड के बाद लगातार छटनी हुई है, आपको पता है, लाखों करोड़ों की नौकरियां गई हैं, वो भी अब तैयारी कर रहा है। इस बार यूपीएससी फॉर्म पहले 12 लाख, सर आवाज थोड़ी ठीक है, पहले 12 लाख फॉर्म भराते थे यूपीएससी में पीयूष जी, अब जो है 24 लाख फॉर्म भराएगा। मतलब यूपीएससी के सिवा कोई एग्जाम है जो रेगुलर टाइम पर हुआ है कहीं पर? पूरे देश में, बिहार, उत्तर प्रदेश, तो वेस्ट बंगाल में भी एग्जाम हुआ तो वहां पर भी देखिए कैंसिल ही हो गया। मतलब कहीं पर भी लोगों को मिल नहीं रहा है, महंगाई आसमान छू रही है, इससे ज्यादा अब महंगाई अगर होगी इस देश में तो पीयूष जी लोगों के घर में चूल्हे जलने बंद हो जाएंगे, लोग बजट बनाने लगे हैं। हम लोग जैसा आदमी जो हाई सैलरी पाता है उनको भी अब बजट बनाना पड़ रहा है कि अच्छा देखो ज्यादा खर्चा मत करो यार। तो समझ लीजिए कि आम लोगों की स्थिति क्या है। इन मुद्दों को, महंगाई, बेरोजगारी पर जहां चुनाव लड़ा जाना चाहिए, जहां पर प्लान आउट करना चाहिए, वहां पर मछली, मुर्गा, मटन, कौन सावन में मछली? चलिए हम हजारों हिंदुओं, करोड़ों हिंदुओं को दिखा देंगे बिहार में जो सावन में मछली मारता भी है, खाता भी है। पूरा मल्लाह लोग तो मछली मार मार के बेचता भी है, मछली सावन में क्या करेगा, खाता भी है ना। पूरा बंगाल में लोग बिना मछली का तो दिन में 1 मील मगर मछली का ना हो, ये क्या डिबेट, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? मैंने शुरू में भी कहा था कि पीयूष जी, अगर इस देश को पत्रकार, आज देखिए पूरा विदेश का पत्रकारिता लिख रहा है ना कि मोदिफिकेशन ऑफ इंडिया इज एंडेड, है ना, कंप्लीट,
अब हो गया, कंप्लीट कंप्लीटेड। जो प्रोजेक्ट था आपका कि इस देश के लोगों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दें, वो तो खड़ा कर दिए। ऐसा मतलब अब क्या बचा है ना, अब तो कुछ बचा नहीं है। तो अब इसका जो अगला 2-4 फेज का इलेक्शन होगा, उस इलेक्शन के दौरान ही ये लोग दंगा भड़काएंगे, तो ये करेंगे वो करेंगे ऐसी, क्योंकि आप इतना एग्रेशन भरिएगा लोगों के बीच में पीयूष जी, तो समाज टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। अच्छा, कहेंगे कि आप लोग जैसे लोग ना यूनिवर्सिटी में बैठ करके लोगों को डराते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो डरा ही रहे हैं ना पीयूष जी। मोदी जी भी तो डरा ही रहे ना कि भाई तू हमको वोट नहीं देगा, तेरा मंगलसूत्र ही बिक जाएगा। मंगलसूत्र बिक जाएगा? कैसे बिक जाएगा, है ना? मंगलसूत्र जब बेचने का समय था, है ना, तब बेचा गया था। आजादी की लड़ाई में बहुतों मंगलसूत्र बिके हैं, बहुतों कुर्बानियां दी गई। तो ऐसा मुझे मतलब बतौर शिक्षक मैं, हम लोगों के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है पीयूष जी? यही इंस्ट्रक्शन है कि क्लास में जब हम पढ़ाने जाएं तो हम ये देखें कि कौन बच्चा टोपी पहना हुआ है, कौन बच्चा टीका लगाया हुआ है। हम कौन सा समाज बनाएंगे, है ना? कल एक परमात्मा, आप बड़ा मैं मतलब अधीर होकर के कह रहा हूं ये बात कि हम क्या पढ़ाएंगे क्लास में बच्चों को कि मुसलमान दोयम दर्जे के नागरिक होते हैं, मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं इसलिए देश के खिलाफ हैं। क्या पढ़ाएंगे, है ना? तो हम एक ऐसी स्थिति में जा रहे हैं जहां से लौटने का जो है शायद कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो समय रहते अगर इस देश की जनता लौट गई पीयूष जी तो बहुत बेहतर है। सर कुछ और हेडलाइंस हैं मेरे पास, और ये सारे हेडलाइंस जो अलग अलग देशों के हेडलाइंस हैं मीडिया के, लेकिन उनमें एक चीज कॉमन है। मैं पढ़ते सुनाता हूँ कुछ हेडलाइंस। द प्रेस न्यूजीलैंड का ये हेडलाइन है, इंडियाज मिडिल क्लास वार्म टू ऑटोक्रेसी अंडर मोदी। ऑटोक्रेसी यहाँ कॉमन है। सेकंड, यूके टाइम्स का ये हेडलाइन है, 2/3 ऑफ इंडियन बैक ऑटोक्रेसी एज मोदी आई थर्ड टर्म। जापान का ये, निप्पन जापान का ये हेडलाइन है, इंडियन डेमोक्रेसी इज पेरिल, स्लाइड इनटू ऑटोक्रेसी लाइकली टू कंटिन्यू। और यूके का गार्डियन का भी ये हेडलाइन है, यूएस शुड नॉट नॉर्मलाइज मोदीज ऑटोक्रेटिक एंड इलिबरल इंडिया मोदीज। यूके गार्डियन का ये है। और ला टाइम ने लिखा है, व्हाई इज बाइडेन साइलेंट ऑन मोदी एंड इंडियाज स्लाइड टुवर्ड ऑटोक्रेसी। एक शब्द इन सारे मतलब जापान, ब्रिटेन, आप न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, ये सारे देशों के मीडिया ये लिख रही है, उसकी हेडलाइंस है, इसमें एक शब्द है ऑटोक्रेसी। मोदी ऑटोक्रेटिक हो रहे हैं, ये इनका हेडलाइन बता रहा है। क्या लगता है सर, किस ओर जा रहा है देश, और इंडिया के मीडिया में इस तरह की चर्चा क्यों नहीं हो रही? हमारे लिए तो एक सवाल है कि बिहान इंडिया जैसा माध्यम, है ना, न्यूज पोर्टल इस विषय पर चर्चा कर रहा है, और विदेशी पूरे जो है अखबारों का आपने जो है अभी विवरण भी दिया। मैं कह रहा हूं कि भारत की मीडिया क्या कर रही है, उनको क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है कि क्या हो रहा है इस देश में। पूरी दुनिया को दिख रहा है। अब आपको अगर ऑटोक्रेसी का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, आपको अगर डिक्टेटरशिप का मतलब नहीं समझ में आ रहा, तो मतलब क्या हिटलर को ही बिठाना पड़ेगा? जब वो हो जाएगा, कंसंट्रेशन कैंप के लोगों को डाल करके गैस भर के मार दिया जाएगा, तब आप मानेंगे कि जो है हिटलर शाही आ गई है इस देश में, है ना? भाई हिटलर शाही आने मत दीजिए ना। उसके आने से, हिटलर के आने से पहले की जो प्रक्रिया है वो यही प्रक्रिया है। आदमी हिटलर पैदा नहीं होता है, हिटलर बनता है। हर चीज को बनने की एक प्रक्रिया है। ऑटोक्रेसी डिक्टेटरशिप का एक चरण है बस, और हम उसी तरफ बढ़ते जा रहे हैं चरणबद्ध तरीके से लगातार। क्या बात कर रहा है कोई कि देश में कहां पर आपको बोलने की आजादी नहीं है? कहेगा कोई आप बिहान इंडिया पर तो आगे बोल रहे हैं, आपको क्या परेशानी है? आपको कोई रोक रहा है बोलने के लिए? आप बोलिए, है ना? बात बोलने की नहीं है सिर्फ। हम एक लोकतांत्रिक सरकार में रह रहे हैं। बात लोकतंत्र में सिर्फ बोलने की नहीं होती है, बात लोकतंत्र में सुनने की भी होती है। हमारा काम अगर बोलना है, हमारे पास बोलने की आजादी है, तो उसके साथ एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी बात हमारी सरकार के द्वारा सुनी जाएगी, है ना?
जब हमारी सरकार हमारी बात नहीं सुनती है पीयूष जी, और हम सिर्फ बोलते रह जाते हैं, वहीं से ना ऑटोक्रेसी का मामला शुरू हो जाता है कि सरकार जो है ना वो निरंकुश हो गई है। अब उसके ऊपर जनता का अंकुश रह नहीं गया है, इसीलिए मोदी जी को डर ही नहीं लग रहा है, उनको ये लग ही नहीं रहा है कि वो चुनाव हारेंगे, वो अपने हिसाब से सारी चीजों को मैनेज कर लेंगे। तो निरंकुशता तो आ चुकी है, निरंकुशता आ चुकी है, बस अब हिटलर शाही आना बाकी। तो निरंकुशता पहले आती है और हिटलर शाही बाद में आती है। ऐसा नहीं है कि हिटलर पैदा होता है कोई। तो इसलिए पूरी दुनिया को दिख रहा है, हम जो एक लोकतांत्रिक वैल्यू से बने थे, हमारी सरकारों ने, ऐसा नहीं है कि पिछली सरकार या कांग्रेस की सरकार थी तो बहुत एकदम सोना धरती उगल रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं कि लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाते हुए, है ना, अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा रफ्तार आपका धीमा भी क्यों ना हो चलेगा, लेकिन अगर आप याद रखिए कि लोकतंत्र खत्म अगर हो गया, लोकतंत्र की मूल्यों को आप धीरे धीरे करके खत्म, क्या लोकतंत्र का मूल्य रहा है? गुजरात में, सूरत में कांग्रेस के 2 कैंडिडेट, डमी कैंडिडेट और ओरिजिनल कैंडिडेट, दोनों का ही जो है नामांकन निरस्त कर दिया गया। बाद में जो 9 और कैंडिडेट थे पीयूष जी, उनका नामांकन जिस भी माध्यम से वापस करा लिया गया और कैंडिडेट अनअपोज्ड हो गया। बीजेपी खाते में पहला सीट। ये क्या चल रहा है भाई, है ना? आप चुनाव को अपने हिसाब से मैनेज कर ले रहे हैं। हमें तो बड़ा, आप लड़िए ना भाई, जब बीजेपी जीत ही रही है तो आप जाइए, मोदी जी जाए, हर भाषण में ये कहें कि मैंने क्या क्या काम किए इस 10 सालों में, है ना? क्या मोदी जी को इतना कॉन्फिडेंस नहीं रह गया है कि अपनी बात बोलेंगे तो लोग, वैसे तो बड़ा बड़ा नेता, उनका पार्टी बोलता है कि इससे बड़ा नेता ही कोई बड़ा पैदा नहीं हुआ भारत में, है ना? मोदी जी का बड़ा 2047 विकसित भारत का ही रोड मैप रख देते सामने, रोड मैप रख दे कि ऐसा करेंगे या नहीं। छोड़िए ना, मतलब आप इसको देखिए, क्या मोदी जी के बारे में ये नहीं कहा गया कि भारत की सर्वाधिक जनता जो है ना वो मानती है कि मोदी जी का भाषण, उनकी बातें अच्छी लगती हैं? तो जब अच्छी लगती है उनको तो आप सुनाइएगा ना अपनी बात। जी। आप क्या सुना रहे हैं उनको, है? ये बात तो उनको अच्छी नहीं लग रही है। ये किसी भाजपाइयों को भी अच्छा लगा होगा अगर, तो मुझे नहीं लगता, मैं जानता हूँ भाजपा मेरे बहुत अच्छे अच्छे मित्र हैं, लेकिन ये बातें ना, वो देखिए जैसे नीतीश कुमार जी है ना, कि वो भी मानसिक संतुलन खो बैठे, है ना, कि भाई कुछ भी बोल रहे हैं, 400 बदले 4000 बोल जा रहे हैं, बच्चा उच्चा पर कमेंट कर रहे हैं कि इतना बच्चा कोई पैदा करता है। अरे तुमको क्या प्रॉब्लम है? सर हम बिहार पे आते हैं सर, हम इसी सवाल को आपके जवाब को आगे बढ़ाते हैं। अंतिम एक लाइन और जोड़ देता हूं कि पीयूष जी, भारत बहु धार्मिक, बहु सांस्कृतिक, है ना, बहुभाषी देश है। पूरी दुनिया की नजर भारत पे सिर्फ इसलिए नहीं है कि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है या सामरिक ताकत है। पूरी दुनिया की नजर इस बात के लिए है कि भारत आने वाले समय में, अगर दुनिया में 3 पावर सेंटर होंगे तो एक अमेरिका होगा, एक चीन होगा और तीसरा भारत होगा। ये दुनिया को पता है ना? चाहे वो मोदी रहें या ना रहें, है ना, आप रहें या हम रहें या ना रहें, लेकिन भारत को एक बड़ी ताकत बनने से कोई भी रोक नहीं सकता है। उसकी कई वजहें हैं, है ना, उस पर अलग से विश्लेषण कभी करेंगे। लेकिन सबको ये लगता है कि जब पूरी दुनिया में नए देश, कॉलोनियलिज्म खत्म हुआ, उपनिवेशवाद खत्म हुआ और नए देश उद्भव हुए, उसमें भारत एक ऐसा देश बनकर उभरा जो 1952 से लेकर के 2024 तक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को फॉलो करते हुए अपने लोकतंत्र को आगे बढ़ाता रहा। नहीं तो देश तो हमारे साथ कई लोग आजाद हुए, कई देश आजाद हुए, वहां लोकतंत्र टूट के खत्म हो गया, मिलिट्री शासन लग गया, तो कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, है ना, देश खत्म हो गया, टूट गया, बिखर गया, है ना। पूरा अफ्रीका का एग्जांपल है सर, हम लोग अफ्रीका आपको है ना, लेकिन भारत जो है न टूटा न बिखरा, जबकि और आजादी के बाद भारत और एकत्रित हुआ। सिक्किम जैसा राज्य हमारे साथ जुड़ा, आजादी के बाद जुड़ा कि नहीं? गोवा भी है, और भी गोवा हमारे साथ जुड़ा, तो हमारा देश धीरे धीरे करके मजबूत हुआ। ऐसे देश पर लोगों की नजर नहीं रहेगी पीयूष जी,
तो किस पर जी होगी, जी है ना? सर, इसको कंक्लूड करते हैं और एक लास्ट सवाल, सर, बिहार पे आते हैं। तेजस्वी यादव जी ने अपना कल एक बयान दिया चुनावी सभा में और लोगों ने ये अर्थ लगाया कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर उनको पूर्णिया में बीमा भारती, जो कि आरजेडी या महागठबंधन की कैंडिडेट है, पसंद नहीं है, तो वो एनडीए को वोट कर दे। लोगों ने अर्थ लगाया कि पप्पू यादव को न दे, तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि वो एनडीए को वोट कर दें। इस तरह का डेस्परेशन, और जो मेरे सूत्र बता रहे हैं सर, पूर्णिया में अभी आरजेडी की पूरी मशीनरी लगी हुई है, सारे विधायक वहां पहुंचे हुए हैं, शीर्ष नेतृत्व वहां डेरा डाल के बैठा हुआ है, जो सारे रणनीतिकार हैं तेजस्वी यादव के साथ साथ अदर, वो सारे वहां बैठे हुए हैं। मैं सर आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि ये डेस्परेशन, जो तेजस्वी यादव का डेस्परेशन है, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं वो, जबकि अन्य जगहों पे भी चुनाव है, लेकिन पूर्णिया नाक की लड़ाई क्यों बन गई है? आप उस क्षेत्र से आते हैं, क्या खबर है आपको, और आप तेजस्वी यादव के इस बयान को किस तरह से देख रहे हैं? क्या जो आरोप लगाए जा रहे हैं पप्पू यादव के द्वारा कि देख लीजिए कि कौन साठगांठ कर रहे हैं एनडीए की तरफ से, अभी कौन साठगांठ कर रहा है एनडीए की तरफ से, इसको कैसे देखते हैं? तो इस सवाल को हम अगर कंक्लूड करें तो मेरा सवाल सीधा आपसे ये कि पूर्णिया की लड़ाई में तेजस्वी यादव ने एनडीए को साथ देने को कह दिया है। आप इस वैचारिक जो प्रतिबद्धताएं होती हैं उसको, उसमें जो जिस तरह से क्षरण हो रहा है, उसको कैसे देख रहे हैं, और बिहार के चुनाव को और खासकर पूर्णिया के चुनाव को कैसे देख रहे हैं? दुआ कीजिए, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, एकजुट रहना है, किसी के धोखे में नहीं आना। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये दो धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। देखिए पीयूष जी, मैं इस बात को डिफेंड करने की स्थिति में कतई नहीं हूं। मैं कभी किसी गलत बात के साथ नहीं होता जी। एक बात तय है कि ये वैचारिक लड़ाई है इस चुनाव में, जैसा इंडिया ब्लॉक और जो है राहुल गांधी जी भी बार बार कहते रहते हैं कि वैचारिक लड़ाई है। तेजस्वी यादव जी अगर ये स्टेटमेंट ना दे करके ये कहते, है ना, कि भाई हमको वोट दो या ना दो, लेकिन एनडीए को वोट मत देना, तब शायद हमको समझ में आता है कि एक वैचारिक प्रतिबद्धता है। ये बड़ा छिछलापन वाली बात हो गई कि पप्पू यादव को, अगर मान लीजिए कि इसी पर्सपेक्टिव में बात हो कि पप्पू यादव से आपको समस्या है, या वो आपके लीडरशिप को चैलेंज कर रहा है, या पर्सनल है या पॉलिटिकल है, जो भी है, राजनीति में इतनी मैच्योरिटी की आवश्यकता जरूर होती है कि जहर का घूंट भी पीना पड़े तो पी लेना पड़ता है। तो शायद तेजस्वी जी जो हैं वो जहर का घूंट नहीं पी पा रहे हैं, है ना, और तो इसलिए मेरा मानना है कि ये बात उनके लिए थोड़ा नुकसानदेह भी हो सकता है, क्योंकि वैचारिक प्रतिबद्धता जो राजद की रही है आज तक, कि वो संघवाद और तमाम तरह के जो भाजपा के वाद हैं उनसे हर वक्त मुखर होकर लड़ी है, उस बात में थोड़ा कमी आएगी। एक बात। दूसरी बात, मैं इस बयान को इस तरह से भी देखता हूं कि शायद तेजस्वी जी इस बात को समझ रहे होंगे कि पप्पू यादव एक के वजह से, मतलब उनके राजनीतिक जीवन यात्रा में थोड़ी परेशानी हो सकती है ना। पप्पू यादव एक रॉबिन हुड का इमेज लेकर के चल रहे हैं और बहुत मैनेज्ड आदमी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इतना इंसिक्योर नेता, बिहार का विपक्ष का सबसे बड़ा नेता, बिहार का मुख्यमंत्री, 2020 में लगभग चुनाव अपने दम पे जिता लेने वाला एक व्यक्ति तेजस्वी यादव इतना इंसिक्योर हो गया कि बेगूसराय से कन्हैया कुमार और पप्पू यादव पूर्णिया से, इनको लेके इनके पास कोई दिल में जगह नहीं है। ये दोनों अलग अलग जगह के लोग हैं, ये दोनों अलग अलग स्टेचर के लोग हैं, उसके बावजूद भी
आप ये कह रहे देखिए, हैं? ये अगर मैं ये बात आपने बिल्कुल सही कहा, इनसिक्योरिटी वाली जो शब्द आपने उपयोग किया, कि मुझे लगता है कि इस तरह से इनको कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए, अगर आप यही बात है, अगर ये बात वो बोल रहे हैं कि पप्पू यादव नहीं, कन्हैया नहीं, ये नहीं चाहिए हमको बिहार में, तो एक दिन बिहार भी बोल देगा कि तुम ही नहीं चाहिए, फिर क्या करोगे, है ना। एक बात रह गई बात करने के बीच में, मैं कह दूं कि पूर्णिया में राजनीति में ना, अगर आप जनता से वोट मांगने जा रहे हैं, है ना, जी तो निर्णय का अधिकार उसको उसके ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। तेजस्वी जी या कोई भी नेता, है ना, अगर भाषण देने जा रहे हैं तो निर्णय का अधिकार जनता को दीजिए, कि भाई जी उसको निर्णय करना है कि वो बीमा भारती को संसद भेजेगा, उसको निर्णय करना है कि वो पप्पू यादव को भेजेगा कि संतोष कुशवाहा को भेजेगा। जी ना, जनता के निर्णय की जो शक्ति है, जैसे पावर है ना, आवाज सर डिबेट कम हो रही थी। है ना, उसको आप इवेट कर रहे हैं। ये बहुत, अभी मान लीजिए कि जनता में एक इमोशनल अपील चला गया कि सब मिल करके जो है पप्पू यादव को हराने में लगा हुआ है, तो आप ये इस देश की जनता को समझते हैं पीयूष जी, बड़ा इमोशनल होती है ना, कि जैसे ही कोई लगेगा कि मेरा चाहने वाला आदमी अच्छा आदमी है। देखिए, पप्पू जी के बारे में एक इमेज तो बहुत क्लियर है ना, कि ठीक ठाक आदमी, अच्छा आदमी है, समय पर रातों बिरात में ना आ जाता है, बाढ़ में पानी में लोगों ने उसको देखा है ना। इतना मोटा आदमी है, शरीर से जो इतना मोटा आदमी पानी में डूब रहा है, कूद रहा है, तो लोग जानते हैं उनके बारे में। पप्पू यादव को हराने के लिए एग्रेसिव राजनीति से ज्यादा पॉलिटिकल करेक्टनेस, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पर अगर सवाल उठाते कि ये आदमी किस तरह का पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से बैकअप किया जा रहा है, तो ज्यादा बेहतर होता, तब शायद उस पर होता। लेकिन आप जनता से पंगा ले रहे हैं कि अच्छा पप्पू यादव को तुम हरा दोगे, रुको तो हम बताते हैं। तो एंटी पीपल अंडरस्टैंडिंग में नहीं जाना चाहिए। तेजस्वी यादव जी का भविष्य बहुत उज्जवल है ना। वो इस तरह का, हमको तो बड़ा आश्चर्य लगा, हमको लगा शायद वो जवानी के जोश में, गुस्से में जो है ना वो बोल गए, अन्यथा उनके मुंह से ये निकलना बड़ा अजीब था, मतलब कि आप एनडीए को वोट दे दो, या तो मैं इसको, शायद उनके प्रवक्ता लोग इसको जो है रीफॉर्मेट करके बोलेंगे कि नहीं, ऐसा बोला गया कि भाई वो आ गया, या तो वो बयान आ गए हैं, बताया गया है कि ये इसको तोड़ के मीडिया पे हम तो उसका प्रवक्ता है नहीं, तो हमारा तो यही कहना होगा कि वो बहुत भविष्य, बिहार 2025 में तेजस्वी यादव का इंतजार कर रहा है ना, एक बड़े लीडरशिप के लिए। और वहां पर आप पप्पू यादव या कन्हैया सबको साथ लेके चलते तो ज्यादा बड़ी लड़ाई होती, ज्यादा मजबूती से मजबूत होते। आप भाजपा जैसे इतने मजबूत, अरे मुकेश सहनी जी के साथ आप जा रहे हैं ना, क्या दिक्कत है? देखिए, आप इस दुनिया में पीयूष जी किसी को रोक तो नहीं पाएंगे, है ना। ठीक है, आपने बिहार से बेगूसराय से उसको नहीं दिया आने दिया, तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली उसको भेज रही है संसद तो पहुंच गया, और संसद में जब वो पहुंच गया तो वो आप उसको रोक नहीं पाए, उसको नेता बनने से तो रोक कोई भी नहीं सकता है ना। एक छवि सर मजबूत नेता की जैसे मोदी जी बनाते हैं, और तेजस्वी जी की रही है, उन्होंने 2020 में अपने आप को साबित किया है, ये इसकी तारीफ सारे लोगों ने की है, लोगों ने बातें की है कि तेजस्वी ने अपने दम पे 2020 का चुनाव एकदम से उस तरह से ले गए कि एकदम क्लोज रहे। हालांकि कई सारे और भी सवाल थे उस रिजल्ट पे, लेकिन वो पूरे की पूरी वो फेवर में थे तेजस्वी यादव के। एक मजबूती क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह के जो छवि है, हम लोग बात भी कर रहे हैं, वही बात कर रहे हैं कि इस तरह के बयानों से और आम जनता के बीच में ये मैसेज चला गया है कि तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव इनसिक्योर बहुत हैं कुछ लोगों को लेके बिहार में। देखिए, तेजस्वी यादव जी 30-35 साल का आदमी है, अभी लड़का है, हम लोग से 10 साल छोटे हैं जी। इतनी हड़बड़ाहट की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। पार्टी बरकरार है ना, सरकार में भी आएगी ही कभी ना कभी। इस तरह का डेस्परेशन कि हम ही सब जगह रहेंगे, हमारा ही हम होगा, तो ये तो फिर मोदी जी वाली हालत हो जाएगा। यही मोदी जी का दिक्कत था, हम के चक्कर में ये हालत हुआ है आज,
कि पूरी दुनिया में थू हो रहा है। तेजस्वी जी बहुत मेच्योरिटी, जैसे देखिए बहुत, मैं उनका एक चीज ट्रैक किया हूँ, पिछले बार ना जब सरकार से नीतीश कुमार जी गए वापस, तो इन्होंने पलटू राम, दिस राम, दैट राम कर दिया, बहुत बेइज्जती किया, वो बड़ा निगेटिव गया। लेकिन इस बार जब नीतीश कुमार पलटी मार के उधर गए हैं, है ना, पलटी ही मार के गए हैं, तो इस बार तेजस्वी का जो बोलने का तरीका है उसमें वो कह रहे हैं कि मेरे अभिभावक हैं, मेरे गार्जियन हैं, सम्मानीय है, आशीर्वाद है, आशीर्वाद, जो चले गए पलटी मार के उधर चले गए तो चले गए, लेकिन वो अपने से नहीं गए, उनको बहकाया जा रहा है ना, उनके दिमाग को कोई कैप्चर कर लिया। आप देखिए किस तरह का पॉलिटिकल करेक्टनेस आ रहा है कि सम्मान के साथ बात किया जाएगा। कन्हैया हमारा आपका कंटेम्पररी, आपकी उम्र दराज ही होगा। पप्पू जी ने आपके बारे में क्या बोला, पप्पू जी ने आपके बारे में क्या बोला, तो आप ये बताइए, है ना, कौन ऐसा नेता है जो किसके बारे में क्या नहीं बोला। नहीं, नीतीश कुमार जी ने आपके बारे में, आपके पिता के बारे में, माँ के बारे में आपने क्या नहीं बोला गया जदयू की तरफ से? अरे जो ललन सिंह, जिस ललन सिंह के साथ आप बैठ करके चाय पी रहे होंगे, आम जनता के बारे में, आम जनता का जीवन में अगर ललन सिंह जैसा आदमी जो बोला और आपकी माता जी ने जो जवाब दिया, है ना, विधान परिषद उसका गवाह है, रिकॉर्डेड है ना, तो इस तरह का बात कि पप्पू यादव ने क्या बोल दिया, ये बोला कि लालू यादव का बेटा है, नहीं रहता तो कुत्ता नहीं पूछता, यही ना बोला, यही स्टेटमेंट था। मैं उसको एकदम एग्जैक्टली पेश कर, कोट यही था, लगभग यही, कोट अनकोट लगभग यही स्टेटमेंट था, है ना। तो सोचिए कि राबड़ी देवी जी के बारे में जो है ललन सिंह जी ने क्या बोला, और फिर राबड़ी देवी जी ने भी क्या क्या नहीं बोला, राबड़ी देवी जी ने ललन सिंह के बारे में क्या बोला है, नीतीश कुमार जी के बारे में लालू जी ने क्या बोला कि पेट में दांत है? और रोहिणी आचार्य जी ने अभी नजदीक समय में नीतीश बाबू के पुत्र पर कितना बड़ा कमेंट किया, प्रतिघात था कि नहीं? वो किसी भी, देखिए हमारा बच्चा कल मेंटली जो है रिटार्डेड हो जाए या मेंटली उतना साउंड नहीं रहे जो ना नॉर्म, तब ऐसे नहीं कोई बात कर सकता है किसी भी आदमी के बारे में, लेकिन किया ना, है ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि जी मैं तो बड़ा सीधा साधा एकदम बच्चा हूँ और बाकी बारे में मैं तो कुछ नहीं बोलता हूँ, है ना। आप अगर कहेंगे बात है, एक विधवा औरत क्यों, एक विधवा औरत इस देश की जो अपने पति का जान वीर गति का प्राप्त हुआ, उसका पति, उसके बारे में मोदी जी ने क्या बोला, लेकिन क्या हुआ? क्या सोनिया गांधी जी आज जो है मोदी जी से जब मिलते हैं तो मिलती ही है? राजनीति में गुस्सा नहीं करते, राजनीति में बदला नहीं लेते, बदला की भावना से ग्रसित नहीं होते, बदलाव की भावना से ग्रसित होना चाहिए राजनेता को, बस कि हमें बदलाव चाहिए अपने अंदर भी, व्यक्तिगत तौर पे भी, सामाजिक तौर पे भी, क्षेत्रीय तौर पे भी और राष्ट्रीय तौर पे। तो मैं कोई पॉलिटिकली ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूं तेजस्वी जी को, लेकिन हाँ आप ये याद रखिए कि यही जनता है, एक डीएनए का गलत शब्द के चक्कर में जो है बिहार के चुनाव को क्या से क्या हो गया। यही जनता है कि एक छोटा सा आप ही के मंच के नीचे, आप नहीं कोई दूसरा आदमी चिराग पासवान के माताजी के बारे में गलत बात बोल गया तो उसका प्रभाव पड़ गया और आपको जवाब देना पड़ गया उसका जी, क्योंकि रैली में कौन क्या बोल रहा है क्या फर्क पड़ता है ना। लेकिन वो आपकी रैली थी, कोई तीसरा आदमी कुछ बोल गया, गलत बोल गया तो जनता ने उसको बर्दाश्त नहीं किया। भारत की जनता है, बिहार की जनता है, उसको तेजस्वी यादव जी के, जी तेजस्वी, इसको कंक्लूड करते हैं सर, तेजस्वी यादव जी के इस बयान को और इस डेस्पिरेशन को, इसी पे हम इसी को कंक्लूड करते हैं सर, इस बात के साथ। हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी है सर, हमको भी हो गया। जी जी जी, इसको कंक्लूड कर दें सर, अगर हाँ करेंगे जी। नहीं, मैं एक अंतिम बात पीयूष जी ये कह रहा हूँ कि राजनीति में मैं शुरू से कह रहा हूं कि शिष्टाचार और शुचिता का, प्रेम का, है ना, अभाव हो गया है। इसीलिए हमारे नेता जो है ना गणित में ज्यादा पारंगत हो जा रहे हैं, लेकिन समाज शास्त्र जो है ना उनके हाथ से निकलता जा रहा है। इसीलिए इनको रोज दरवाजे पर जा के लोगों को मनाना पड़ रहा है कि हमको वोट दीजिए, तो हमको वोट दीजिए। कहीं अगर कोई नेता होता ना पीयूष जी, कोई नेता होता और जनता उसको मानती,
तो वो एक फरमान भेज देता है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो लोग जी। कभी देखे हैं लालू जी के देखा है। समय में, लालू जी का नेतागिरी देखा हमने कि लालू जी आकर के कह दिए कि हम चुनाव लड़ रहे हैं जी, सरकार बनाना है ना, पिछड़ों जी। का सरकार बनेगा, गरीब मजलूमों की सरकार बनेगा। बन गई सरकार, है ना, बना दिया। लोग लड़ रहे थे चुनाव, आजकल तो कार्यकर्ता लड़ रहा है चुनाव, है ना, पार्टी लड़ता है चुनाव। हमने वो भी दौर मशीनरी देखा, लड़ती है 90 का चुनाव। दौर जब लोग चुनाव लड़ रहे थे, जनता अपना 5 रुपया खर्चा करे। आज की डेट में जनता को 500 रुपया नहीं दीजिएगा तो रैली में नहीं जाएगा, है ना? ये समय आ गया। तो इसीलिए सभी बात को देखते हुए अंतिम बात यही है कि राजनीति में तेजस्वी यादव का भविष्य है और उनको थोड़ा संभल के बोलना चाहिए। चुनाव हारना जीतना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, और राजनीति में किसी सीट को नाक की लड़ाई बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए। कुछ नाक नहीं है, कहीं सीट हार गए तो नाक कट जाएगा, क्या जवाब दीजिएगा? थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह पॉलिटिकल प्रसंग में हम रोज की बातों को, रोज की राजनीतिक चर्चाओं को, इलेक्शन के बीच की चर्चाओं को लाते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और आपकी अगर कोई टिप्पणी हो तो हमें जरूर मैसेज करें। धन्यवाद।